वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित भंडारी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथमेटिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी की, जो एक्चुअली इंट्रोडक्शन है फॉर एक्सरसाइज 16.3 क्लास 11th एनसीईआरटी का। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको बेसिक टर्म्स का नॉलेज नहीं है या बेसिक्स क्लियर नहीं है प्रोबेबिलिटी के, जो बेसिक टर्म्स उसमें यूज होते हैं उनके, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि इंट्रोडक्शन है 16.1 एंड 16.2 के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी, जब हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। फिर 10th में पढ़ा थियोरेटिकल और क्लासिकल भी कहते हैं उसे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, जो हमारे क्लास 11th के सिलेबस में है। और फिर हम 12th में देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे, थॉरोली अच्छे से समझेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ये किस टाइप की अप्रोच है प्रोबेबिलिटी में। फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वली लाइकली आउटकम्स। थर्ड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स। और फिर हम कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप मिसलेनियस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, और 11.3 तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। तो चलिए बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच को हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, इसका नाम मॉडर्न अप्रोच भी है। और ये बेसिकली 3 एक्सियम्स पे बेस्ड है, 3 रूल्स पे। एक्सियम्स इन द सेंस 3 रूल्स ये फॉलो करती है। सबसे पहली बात, किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही लाया करती है। अब ये कॉमन सेंस की बात है, ऐसा क्यों? मान लीजिए कोई इवेंट है, इवेंट क्या? सेट ऑफ दोज आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं या हम जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसकी हम निकालना चाहते हैं, या तो वो इवेंट होगा, अगर हो गया तो 100%, अगर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकता है तो 0%, और हो सकता है कि उसके कुछ चांसेस हो, तो 0 से 1 के बीच, यानी कि 0% से 100% के बीच चांसेस उसके लाए करेंगे। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक लाया करती है। 1 का मतलब 100%, 100/100 को अपन 1 लिख सकते हैं, वैसे 0 मतलब 0%। अब दूसरी बात, किसी भी सैंपल स्पेस की आप प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा 100% आएगी, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई ना कोई आउटकम आएगा, आउटकम सैंपल स्पेस में से ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100%, क्योंकि सैंपल स्पेस तो ऑलरेडी सेट है टोटल पॉसिबल आउटकम्स का। तो सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होती है, यानी कि 100% मींस 1। तीसरी बात, अगर सारे इवेंट्स लाइक इवन E2 E3 अप टू इवन, मान लीजिए n इवेंट्स हमने लिए और वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, देन व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हियर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का साफ मतलब ये है कि कोई भी 2 इवेंट आप यहां से उठा लीजिए, जब आप उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिए, कोई भी 2 इवेंट, ये नहीं कि सबको एक साथ उठा के इंटरसेक्शन निकालें, कोई भी 2 इवेंट आपस में कुछ भी कॉमन एलिमेंट कैरी नहीं करने चाहिए। तो E1 से लेके En तक कोई भी 2 इवेंट्स आप उठा लीजिए, वो आपस में क्या होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। इसलिए मैथमेटिकली हम ये भी लिख सकते हैं EI इंटरसेक्शन EJ, जहां पे I और J एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर I और J एक दूसरे के इक्वल हो गया, मान लीजिए इवेंट A, अगर मान लीजिए I की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो E1 इंटरसेक्शन J की वैल्यू भी 1 रख दी, तो इवन इंटरसेक्शन इवन निकालेंगे तो इवन ही मिलेगा। इसीलिए I और J अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, और अलग अलग इवेंट्स हैं और इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि सारे मिला के अगर मैं कॉमन निकालूं कुछ ना निकले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नहीं, दे शुड बी डिसजॉइंट सेट। जब उनका डायग्राम बनाया तो सारे गोले अलग अलग बनने चाहिए, कोई गोला, एक भी गोला दूसरे गोले से टच नहीं होना चाहिए।
तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात। अगर ऐसा होता है तो अगर आप इनमें से किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, P(E1) यूनियन E2 यूनियन E3, मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वो उन सब के इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम आएगा। इस बात को थोड़ा सा थॉरोली समझ लेते हैं। देखिए, हमको सेट थ्योरी के कंसेप्ट से ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 निकालना है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P(E1) प्लस P(E2) माइनस P(E1) इंटरसेक्शन E2। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है, मतलब E1 E2 डिसजॉइंट सेट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो आएगी। तो यहां से क्या बच गया, P(E1) यूनियन E2 हमारे पास P(E1) प्लस P(E2). एग्जैक्टली यही चीज फॉलो हुई है किसमें, एक्सियम 3 में, कि अगर सारे इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, मतलब उनमें से किसी के भी होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वो क्या आएगी, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल आएगी। तो आई होप आपको ये यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई डाउट होता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप या तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, रिवाइंड करके देखिए, फिर भी इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। अब देखिए, मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होगा, ये कोई भी सैंपल स्पेस है, उसमें E1 E2 E3 अप टू En, मतलब n नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक्सियोमेटिक अप्रोच के हिसाब से किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक लाई करेगी। किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक लाई करेगी। दूसरी बात, अगर आप इन सारे आउटकम्स का सम निकालोगे, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के उनका सम करेंगे तो 1 आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। तो उसके सारे अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल के सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तीसरी बात, अगर कोई इवेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, अब वो इवेंट के आउटकम कहां से आएंगे, सैंपल स्पेस से ही आएंगे। तो अगर आप कोई इवेंट ए डिफाइन करते हैं तो उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितने भी आउटकम्स आपने उस इवेंट ए में रखे हैं उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर। जैसे आपने सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो कैसे निकाली, जितने भी आउटकम्स थे सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दी। एग्जैक्टली अगर कोई इवेंट है तो उसमें कुछ आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में से, हो सकता है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये डिपेंड करता है कि आप इवेंट ए डिफाइन कैसे कर रहे हैं। तो इवेंट ए के अंदर जितने भी आउटकम्स आएंगे उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम ही उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगा। ठीक है, यहां पे P समेशन ऑफ P ओमेगा आई फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी ओमेगा आई है ये ए को बिलोंग कर रहे हैं। ओमेगा आई क्या है, ए के आउटकम्स हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 अप टू ओमेगा एन, मान लेता हूं n आउटकम्स हैं ए में। इस पॉइंट को थोड़ा सा और थोरोली समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कोई भी इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसमें जितने भी आउटकम्स हो रहे हैं उनके सारे आउटकम्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और उनको प्लस कर दो, तो आपको पूरे के पूरे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चंस में ये यूज करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर एक्चुअली ये है कि कोई एक इवेंट ए आपको गिवन है जिसमें ओमेगा 1 से लेके ओमेगा n तक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और अब आप P A निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, P ओमेगा 1 प्लस P ओमेगा 2 प्लस P ओमेगा 3, ऐसे करते करते पूरे P ओमेगा n तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अलग अलग, उन सबको प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा वही इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपने डाइस फेंका। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है ना, तो डाइस और कॉइन का एग्जांपल एकदम अपने दिमाग में रखिए, ये बहुत जगह काम आएंगे। आपने एक डाइस फेंकी, सैंपल स्पेस मिला 1 2 3 4 5 6, मैंने एक इवेंट डिफाइन कर लिया कि गेटिंग 1 2 और 3 व्हेन आई थ्रो अ डाई। डाइस फेंकने पे मुझे 1 2 या 3 मिलना चाहिए, ये मेरा इवेंट है। अब मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट वी आर यूजिंग। तो अब देखिए 1 आने की, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इन सब की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है आने की, और वो हम सबको पता है फिलहाल 1/6 है,
और ये 1/6 भी कैसे आ रहा है, आगे इसका आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि 1/6 क्यों ले रहे हैं। तो देखिए फिलहाल हम सबको पता है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की भी 1/6। अब तीनों को ऐड कर दिए तो 1/6 को 3 बार ऐड किए तो 3/6 और ये अल्टीमेटली मिल गया 1/2। इसलिए ए की प्रोबेबिलिटी कैसे आ गई 1/2 आ गई। कैसे निकाले, उसमें जो आउटकम्स आ रहे थे उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करी और उन सबको ऐड कर दिया। ये ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये प्रोसेस, ये मेथड हम आगे यूज करेंगे, पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे आपको पिछला पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एस। एस हमको गिवन है, तो ये पूछ रहा है कि एक सैंपल स्पेस दिया है जिसमें ω1 से ω7 तक एलिमेंट्स है, आउटकम्स है कहने का मतलब, और उन सभी आउटकम्स को 5 तरीकों से अलग अलग प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दी गई है। जैसे तरीका नंबर जो ए है, असाइनमेंट ए है, उसमें ω1 को 0.1 असाइन किया गया है, मतलब ω1 की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट नंबर ए में कितनी आ रही है 0.1, ω2 की 0.01, ω3 की 0.05 एंड सो ऑन। तो आपको बताना है ये जो 5 असाइनमेंट्स हैं इनमें से कौन से असाइनमेंट सही हैं, वैलिड हैं, कौन से नहीं हैं। अब देखो वैलिड कैसे पता करेंगे, पहली बात देखो सैंपल स्पेस गिवन है, इसका मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 1 आनी चाहिए। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, मतलब ω1 से ω7, उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, प्लस करने पर 1 होना चाहिए। इसका मतलब देखिए 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6, ये कितना आना चाहिए, प्लस करने पे 1 आना चाहिए। आप करके देख लीजिए ये आ रहा है 1। इसका मतलब ये है कि ये असाइनमेंट सही है। अच्छा दूसरी एक और बात, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही लाई करेगी, नेगेटिव में नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 हो सकती है 1 भी हो सकती है। तो दो बातें देखनी है, कोई भी असाइनमेंट में कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ना हो और सारी प्रोबेबिलिटीज का ω1 से लेके ω7 तक का सम 1 आना चाहिए, तब वो असाइनमेंट इस केस में वैलिड रहेगा क्योंकि सैंपल स्पेस की बात हो रही है। तो पहला असाइनमेंट तो वैलिड है, ना नेगेटिव है और इन सब का सम भी 1 है, तो ये वैलिड है। सेकेंड वाला देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी जो असाइन की गई है नेगेटिव नहीं है, मतलब ये पहला केस क्लियर है। दूसरा 1/7 को 7 टाइम्स प्लस करेंगे तो 7/7 आएगा, मतलब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब ये असाइनमेंट भी सही है। थर्ड असाइनमेंट को देखिए आप, इसमें 0.6 0.7 मिला के 1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। भले इनमें नेगेटिव नहीं दिया है कुछ भी, लेकिन इनकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा हो गई, जबकि सैंपल स्पेस की तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है असाइनमेंट नंबर सी है वो गलत है। डी तो देख के ही समझ में आ रहा है गलत है, क्योंकि नेगेटिव दे दिया है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी किसी आउटकम की। फिर आगे आउटकम नंबर ई, आउटकम नंबर डी भी असाइनमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। आउटकम नंबर असाइनमेंट नंबर ई को देखिए, यहां पे देखिए 15/14 को ही सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब इसकी तो प्रोबेबिलिटी पहले से ही 1 से ज्यादा हो गई, तो इसीलिए असाइनमेंट नंबर ई भी आपका वैलिड असाइनमेंट नहीं है। तो इनमें सिर्फ ए और बी वैलिड है, क्योंकि इसमें जितने भी आउटकम्स हैं उन सबका सम, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 मिल रहा है और कोई भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आ रही है। बाकी 3 केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई, एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या है वो भी आपकी काफी हद तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और वीडियो बार बार देखिए, आप 1 से 2 बार फोकस होकर देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई डाउट आएगा और आप आसानी से आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट आता है हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये मैं आपको अभी मैंने सैंपल स्पेस का इवेंट, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको अभी दिखाई, बस वही तरीका यूज करना है, लेकिन मैंने इसको अलग से और हाईलाइट कर दिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे अच्छा ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें हमको क्या गिवन है, अ सैंपल स्पेस एस एसोसिएटेड टू एन एक्सपेरिमेंट इज गिवन एज। एक सैंपल स्पेस हमको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है और वो हमको यहाँ पे गिवन है। सैंपल स्पेस क्या गिवन है, ω1 ω2 ω3 से लेके ω8।
इसमें टोटल 8 आउटकम्स दिए हैं। अब बोल रहा है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/8, मतलब सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। दूसरे शब्दों में ये बोल सकता हूं कि सारे आउटकम्स क्या हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, मतलब सबके ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। और वो कितनी गिवन है, 1/8। फिर आपको 2 इवेंट्स दिए हैं और बोल रहा है उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो जैसे इवेंट ए है, हमको पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका है, उस इवेंट में जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें और प्लस कर दीजिए। जैसे इवेंट ए है उसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालिए, 1/8 1/8 1/8, तीनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। वैसे ही इवेंट बी का भी आप करेंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन रेफर किया कीजिए। जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो पहले आप एक बार वीडियो पॉज करें, उसके बाद खुद बना के देखें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन रेफर करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालनी है। इवेंट बी के सारे एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। चारों एलिमेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए, जो आपको गिवन है 1/8। चारों को प्लस कर दीजिए 4/8, और यहां पे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है, उस इवेंट में जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उन सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये यहां तक समझना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस में इनका यूज करेंगे। अगला पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब वो आउटकम्स जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है। जैसे डाइस फेंक दिए तो 1 to 6 जो आउटकम्स आए वो इक्वली लाइकली है क्योंकि उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। तो हम ऐसे किसी भी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वो हम इस सेक्शन में देखेंगे। मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस है, उसमें n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं और वो सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इक्वली लाइकली है इसलिए जितने भी आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, और मैं मान लेता हूं वो कितनी है, p है। अब मुझे एक बात और पता है, अच्छा p जो है वो 0 से 1 तक ही लाई करेगा, ये बात भी मुझे कैसे पता चली, एक्सियोमेटिक अप्रोच से पता चली। ठीक है, कि किसी भी इवेंट या किसी भी आप आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, चाहे आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाले, वो 0 से 1 तक ही लाई करेगी। तो यहां पे सारे आउटकम्स क्योंकि इक्वली लाइकली है इसलिए सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, मैंने मान ली वो क्या है, p है, जहां p 0 से 1 तक लाई कर रहा है। अब मेरे को एक बात और पता है एक्सियोमेटिक अप्रोच से कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और वो कैसे निकाली जाती है, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम। तो ये सम कर दो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए P ऑफ E1 भी P है, P ऑफ E2 भी P है, ऐसे ही P ऑफ En भी P है। सारे P में जोड़ दूं तो कितने टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, n टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कितने आउटकम्स हैं, n नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और इनका सम कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या, ये n टाइम्स P इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कैसे आया, क्योंकि मैंने P को n टाइम्स सम किया तो मैं n इंटू P लिख सकता हूं, तो n इंटू P कितना आ गया, 1 आ गया। अब P यहां से कितना आ गया, 1/n, और यही मेरे को फाइंड करना था। तो ये क्या था, ये P क्या है, सारे जो आउटकम्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी है, और वो कितनी मिल गई हमको, 1/n, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमको यूज करना है जब भी कभी आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स दिए हो और आपको सैंपल स्पेस दिया हो, तो आपकी हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/n, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स। इसको आगे देख लेते हैं, एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि मैथ्स में आप एग्जांपल यूज करके देखिए और जितना छोटा एग्जांपल हो उतना अच्छा, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखिए, जब हम डाई थ्रो करें, जब भी हम डाई थ्रो करेंगे तो ये सैंपल स्पेस मिलेगा और हमको पता है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। अब देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी 2 3 4 5 6 ये सब बराबर है, एक ही जैसी आएगी, मान लेता हूं वो P है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, S में 6 हैं,
तो अभी हमने एक फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसके हिसाब से इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/n, जहां पे n क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो 1/n यानी कि 1/6। आपको याद होगा मैंने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था जहां पे मैंने आपको ये 1/6 निकाल के दिखाया था। तो देखिए ऐसे इस फॉर्मूले से 1/6 आएगा, ठीक है, ये चीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो 1/6, तो अगर आप डाइस फेंकेंगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6। जितने आउटकम्स हैं छहो सबकी आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है और वो कितनी है 1/6 है। चलिए इसका कंक्लूजन एक बार कंक्लूड कर लेते हैं शॉर्ट में। अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी सैंपल स्पेस इज n है, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, अगर n है और वो सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम 1/n से निकालेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका भी यूज आगे क्वेश्चंस में बहुत होगा, तो अल्टीमेटली आपको खुद ये चीजें याद रह जाएंगी, बट अभी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से समझ लें। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना जिसके आउटकम्स क्या है इक्वली लाइकली हैं। सेम चीज है, बस रिश्ता वही, सोच नहीं वाली कंडीशन है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, वही काम करेंगे जो शुरू से करते आ रहे हैं। मैंने इतना डिटेल में इसलिए दिया है ताकि आप जब ये वीडियो एंड तक देख लें तो आपके दिमाग में आपके दिल में छप जाए कि क्या मेथड यूज करना है। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बनाना 16.3, पहले आप एग्जाम्पल बनाइएगा एनसीईआरटी के, सॉल्यूशंस मत देखिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, फिर आप एक्सरसाइज बनाइएगा। आप बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे बिना किसी डाउट के। मान लीजिए एस सैंपल स्पेस है, ई कोई इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में n है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस इवेंट में क्या है m है। ये जो m है ये इन्हीं n से लिए गए हैं, ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो PE क्या आएगा 1/n, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो इवेंट E में आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/n होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पीछे, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो हर एक आउटकम की जो सैंपल स्पेस में है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n आ जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स n है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है तो उसमें m एलिमेंट्स हैं, सारे इक्वली लाइकली हैं, तो 1/n कितने टाइम्स प्लस होगा m टाइम्स प्लस होगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो ये कितना आ गया m/n। m क्या है देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E, ध्यान से समझिए। m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E, और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या टोटल एलिमेंट्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट E अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट E अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। शर्त यह है कि आउटकम्स इक्वली लाइकली होने चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, वरना नहीं। वरना तो आपको वही काम करना है, सारे अलग अलग आउटकम पकड़ो, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और प्लस कर दो। और अगर इक्वली लाइकली आउटकम है तो डायरेक्ट ये चीज यूज कर लो। ये चीज आपको ध्यान देनी है। आई रिपीट, फिर से समझिए। अगर इक्वली लाइकली आउटकम है तो क्या करेंगे, किसी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ केसेस, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स E में है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी ये बात। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जो इसके पहले हमने पढ़ा था, आप E के सारे इवेंट्स पकड़िए, सारे इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए और उन सारी प्रोबेबिलिटी को सम अप कर दीजिए, आपको इवेंट E की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम मोर देन 7 व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अगर 2 डाइसेस को एक साथ फेंक रहे हैं, उनमें दोनों में कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, वो जो 2 नंबर्स आएंगे उनका सम 7 से ज्यादा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको फाइंड करना है। पहले आप वीडियो पॉज करिए और फिर खुद बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन रेफर करिएगा। चलिए, आई होप ये आपसे बन गया होगा। नहीं भी बना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस निकालिए। 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे सैंपल स्पेस में, आप बोलेंगे सर 36 आउटकम्स आएंगे। क्यों, एक डाइस में 6 आउटकम्स, दूसरी डाइस में भी 6 आउटकम्स, ये इस एक डाइस के 6 आउटकम्स
अलग अलग दूसरी डाइस के 6 आउटकम से मैच होके ऑर्डर्ड पेयर देंगे तो टोटल 36 एलिमेंट मिलेंगे। 6 इंटू 6 या 36। तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये सारे आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, आपने भी बनाए होंगे, मैच कर लीजिए। 36 एलिमेंट्स हैं। सैंपल स्पेस निकालने से पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं तो सैंपल स्पेस सही आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर मान लीजिए इवेंट ऑफ गेटिंग, मैं मान लेता हूं इसको इवेंट है, इवेंट ए, द सम मोर देन 7। मैं जो मेरे को क्वेश्चन में निकालना था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम मोर देन 7, तो मैं इवेंट ए मान रहा हूं कि इवेंट ए क्या है कि हियर वी आर गेटिंग सम मोर देन 7। अब मुझे इसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे क्वेश्चन, जब इसका आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले आपको इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे को जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैंने उसको इवेंट मान लिया, इवेंट ए मान लिया। तो इवेंट ए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग द सम मोर देन 7। तो अब इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जो इवेंट ए में आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 1-6 तक तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि इसका सम होता है 7। मेरे को मोर देन 7 चाहिए, तो कहानी शुरू होगी आपका 2-6 से। एक मिलेगा 2-6, फिर एक आपको मिलेगा 3-5-3-6, फिर एक आपको मिलेगा 4-4-4-5-4-6, फिर एक मिलेगा आपको 5-3-5-4-5-5-5-6 और इधर मिलेगा आपको 6-2 से लेके 6-6 तक। तो ये एलिमेंट्स हैं आपके जो इवेंट ए के अंदर आएंगे और ये कितने हैं, ये टोटल है 15। अब ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, आप समझ पा रहे हैं, सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 36। अब क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो इवेंट ए में है वो इक्वली लाइकली हैं, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 15/36। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/12। तो ये पी ऑफ ए निकाल गया, मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई 5/12। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, या तो वो इवेंट में जो आउटकम्स होंगे इक्वली लाइकली होंगे या तो नहीं होंगे। अगर इक्वली लाइकली नहीं होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो शुरू में पढ़े थे, सारे इवेंट्स, जो भी इवेंट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप उन सारे एलिमेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ दीजिए, आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर उस इवेंट के जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। बस ये दो बातें यहां पे हमको करनी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसको मैं प्रूफ के फॉर्म में ले रहा हूं ताकि आपको इसका प्रूफ भी साथ में समझा दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश भी बोलते हैं या नॉट ए भी बोलते हैं, मतलब ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - ए के होने की प्रोबेबिलिटी। एकदम कॉमन सेंस सी बात है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले तो नॉर्मली प्रैक्टिकली समझाता हूं इस बात को। मान लीजिए आपने एक कॉइन टॉस किया, आप बोल रहे हो कि हेड आना चाहिए, इवेंट ए है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अब मैं बोल रहा हूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालो या हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप क्या करोगे, 1 - हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। और हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो टेल की आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी, 1/2। तो यहां से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो अब देखिए P not A = 1 - P of A, इसका उल्टा भी सही है, P of A 1 - not PA। ठीक है, अब देखिए एक ये फिगर है, देखिए ये A है, ठीक है, वेन डायग्राम में ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ये A है और उसके बाहर कौन आ जाएगा, नॉट A। सैंपल स्पेस में से अगर आप A के एलिमेंट्स हटा दोगे तो क्या मिलता है आपको, A बार मिलता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बोलते हैं उसको। ये सारा मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में डाला हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं वहां पे। सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, A यूनियन A बार, आप A प्लस A को छोड़ के बाकी सब प्लस करोगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा। अब देखो A इंटरसेक्शन A बार निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। तो क्योंकि ऐसा है तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी A यूनियन A बार क्या लिख सकते हैं, PA + PA बार, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं।
इसमें माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए बार आता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 आएगी यहां से, क्योंकि इनमें तो एलिमेंट्स है ही नहीं, ये दोनों तो डिसजॉइंट है। तो अब क्या होगा, P ऑफ S, A यूनियन A बार क्या है, S है, तो यहां पे मैंने P A यूनियन A बार की जगह क्या लिख दिया, S लिख दिया। तो P ऑफ S किसके बराबर आ गया, PA प्लस PA बार, और P ऑफ S आपको पता है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, तो इक्वेट कर दीजिए 1 के इक्वल, यहां से दो बातें निकल के आएगी, PA बार 1 माइनस PA या PA 1 माइनस PA बार, दोनों बातें सही हैं अपनी जगह। आप इसको डायरेक्ट अप्लाई भी करके देख सकते हैं क्वेश्चन में, आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात, ए यूनियन बी, अगर देखिए ये पिंक वाला मैंने जो ये वाला सर्कल है लेफ्ट साइड वाला उसको ए मान लिया, राइट साइड वाले को बी मान लिया, और दोनों का इंटरसेक्शन भी हो रहा है कुछ ना कुछ, ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए माइनस बी, ये वाला पिंक वाला पोर्शन, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये ग्रीन वाला यूनियन बी माइनस ए, और ये तीनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट। इनमें तीनों में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी फिर ऐसे ही दी जा सकेगी। अच्छा, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे भी दे सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया, लेकिन आप ऐसे भी आप दे सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, और बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी, तीनों को सम कर दीजिए, तब भी वही आंसर आएगा। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच हमने देखी सबसे पहले, वो क्या है कि पहले वो 3 एक्सियम्स पे काम करती है। एक्सियोमेटिक अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। इवेंट पहला एक्सियम क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक आएगी। दूसरा एक्सियम क्या था, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तीसरा क्या था, अगर कुछ इवेंट्स आपको गिवन है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उन सब का यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उन सब के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगी। फिर हमने क्या देखा था, कोई सैंपल स्पेस S है, अगर उसमें n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं और तब हम उसमें एक्सियोमेटिक अप्रोच लगाएंगे तो क्या होगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक आएगी। सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। और कोई भी इवेंट A अगर मैं डिफाइन करूं इस सैंपल स्पेस के आउटकम्स में से, तो उस इवेंट A की प्रोबेबिलिटी भी वैसे ही निकालूंगा जैसे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकाली। कैसे, इवेंट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के उनका सम अप कर दूंगा, तो मुझे A की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिर हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो वो क्या आता था 1/n, जहां n क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो फिर हमने ये एग्जांपल भी देखा था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो उसमें क्या क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ था, ऐसा इवेंट जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट E अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अच्छा, इक्वली लाइकली आउटकम्स तो आपको सैंपल स्पेस के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए, वहीं से E डिफाइन हुआ है, इसलिए E के एलिमेंट्स भी इक्वली लाइकली हैं। फिर हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, दोनों बातें सही है अपनी जगह। फिर हमने देखा A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी आप A माइनस B, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम निकाल के भी दे सकते हैं, और ऐसे भी दे सकते हैं PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में हम एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप कैसे करना है, पहले तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले आप खुद ये क्वेश्चन ट्राई करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन रेफर करिएगा। और अगर आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आप अगली एक्सरसाइज बहुत आराम से बना सकते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के 52 कार्ड्स में से एक ही पत्ता निकालना है। फिर कह रहा है इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, सारे आउटकम्स क्या है, इक्वली लाइकली है, मतलब एक पत्ता ताश के 52 पत्तों में से निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/52 होगी।
क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो बोल रहा है आपको 5 अलग अलग इवेंट्स दिया है और उनकी कैलकुलेशन करनी है प्रोबेबिलिटी की। देखिए कार्ड्स, कई बच्चों को कार्ड्स को लेके भी डाउट होता है कि भाई कार्ड्स में कितने कलर हैं, कितने डायमंड हैं, कितने हार्ट हैं, कितने एस हैं, क्लब है। तो इन सब पे मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा जिसमें मैं ताश के पत्तों को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में उसका बहुत बड़ा यूज है। अब आप देखिए टोटल आउटकम्स पहले देख लीजिए आप कितने हैं, 52। जितने कार्ड्स हैं उतने आउटकम्स, क्योंकि उन्हीं में से तो आप एक पत्ता ड्रॉ करोगे। मैं इवेंट मान लेता हूं कोई इवेंट ए कि एक कार्ड, पहला वाला मैं केस की बात कर रहा हूं कि मैं इवेंट ए का नाम दे रहा हूं पहले केस को, कि कोई जो मैंने कार्ड एक पत्ता ड्रॉ किया है वो क्या है, डायमंड है। मान लेता हूं कि इवेंट ए क्या है, अ कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड। तो अब देखिए क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो पी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए, इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब डायमंड कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 13 होते हैं डायमंड। डायमंड टोटल 13 होते हैं, तो क्या होगा 13 अपॉन 52, सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो एक वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक पत्ता ड्रॉ कर रहे हैं और वो डायमंड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4 आ गई। फिर दूसरा इवेंट मान लेता हूं, इवेंट बी कि नॉट एन एस, जो मैं कार्ड निकाल रहा हूं वो इक्का नहीं होना चाहिए। तो 52 पत्तों में से इक्का हटा दो, कितने पत्ते बच रहे हैं, 48, क्योंकि 4 एस होते हैं, वो चारों हटा दो तो 48 हो रहे हैं। तो इसका क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, 48/52। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। लाइकवाइज मान लेते हैं कोई इवेंट सी है कि जो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लैक कार्ड है, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ब्लैक कार्ड है मतलब या तो क्लब है या स्पेड है, ठीक है। देखिए क्लब और स्पेड ये ब्लैक कार्ड है, 13 एक 13 कार्ड्स क्लब के हैं, 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं। डायमंड और 13 रेड होते हैं और क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं। मैं इन पे अलग से बात करूंगा। अब देखिए यहां पे क्या है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट सी। इवेंट सी क्या है, ब्लैक कार्ड, मतलब टोटल कार्ड कितने हो गए, 26। ब्लैक कार्ड्स, टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 और टोटल कार्ड्स 52। तो इनका आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई एक ब्लैक कार्ड निकालने की, 1/2। अब इवेंट डी मान लेते हैं नॉट अ डायमंड। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप डायमंड की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दीजिए, जो आपने निकाला था शुरू में, यहां पर मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। देखिए कि डायमंड मैं एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, वो डायमंड निकल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4। आप 1/4 को 1 से माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा, 3/4। तो इसका आंसर भी 3/4 आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जो हमने रिजल्ट देखा था लास्ट में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए डी क्या है, नॉट अ डायमंड। नॉट अ डायमंड, डायमंड कितने होते हैं, 13। तो 13 हटा दीजिए 52 में से, तो कितने बच गए, 39 अपॉन 52, 13 से कैंसिल करिए, 3/4 आएगा। तो देखिए ऐसे भी 3/4 आ सकता है, दोनों ऑप्शन हैं। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में, लेट द इवेंट ई इज इक्वल टू नॉट अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड नहीं है तो रेड कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो नॉट अ ब्लैक कार्ड, आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड भी निकाल सकते थे, मतलब 1 माइनस 1/2 ही आता। इस केस में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26, टोटल 52, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो दोनों तरीकों से आप फाइंड कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए मेरी बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप चैप्टर कोई भी मैथ्स में बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका कंसेप्ट समझना। आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखिए। कोई और डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने के बाद आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पहले बनाइए, उसके बाद एक्सरसाइज में जाइए, फिर मिससेलेनियस के एग्जाम्पल्स और फिर मिससेलेनियस एक्सरसाइज, और उसके बाद कोई और बुक छूइए। आप पहले अपनी ग्रिप बनाइए कंसेप्ट में, सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।